बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आज के इस खास सेशन में। ये है आईआईटी क्वेश्चन सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट वीडियो टीवाई बीकॉम सेम 5 बिजनेस इकोनॉमिक्स का। और ये क्वेश्चन जो है इसका शॉर्ट कोड और पॉइंटर्स मैं आपको देने जा रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट कोड और पॉइंटर्स के साथ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मनन प्रकाशन की बुक में मिल जाएंगे और आराम से आप उसे लिखकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का नाम जो है वो है अबाउट एमएनसीज, यानी रोल ऑफ एमएनसीज इन इंडिया। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, इनका महत्व क्या है। और जाहिर सी बात है यार, जितना महत्व, जितना इंपॉर्टेंस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है, उतना ही इंपॉर्टेंट एमएनसीज का है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी बाहर का पैसा लाती है। ये बाहर का पैसा देश में लाती है और देश की तरक्की में ग्रोथ होती है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आसान होता है मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट इन वन नेशन, दे आर इन मेनी नेशंस। और इसीलिए इनका जो कैपिटल है, इनका जो पूरा रूटीन है, जो पैसे का लेन देन है, वो बड़े लेवल पर होता है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं और इससे जो भी होस्ट कंट्री होती है उसका फायदा होता ही होता है। तो चलिए समझते हैं रोल ऑफ एमएनसीज। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में आ सकता है। आंसर को याद करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है फिट एचआर। क्या? फिट एचआर। क्या? फिट एचआर। क्वेश्चन का नाम है रोल ऑफ एमएनसीज, आंसर का नाम फिट एचआर। पहला पॉइंट है एफडीआई, यानी एमएनसीज ब्रिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई बाहर के देश की कंपनी आपके देश में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, अपनी कंपनी स्टार्टअप कर रही है, तो आपको एफडीआई मिलता है, आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है, डॉलर्स में करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, एंड दिस इज बेनिफिशियल फॉर योर कंट्री, एंड दैट इज व्हाई पहला पॉइंट है एफडीआई। दूसरा है फॉरेन नेटवर्किंग एंड एक्सेस टू फॉरेन मार्केट, यानी मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से आपको फॉरेन मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, आपको फॉरेन टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाता है, आपका धंधा बड़ा होता है। पहले आप लोकल थे, अभी आप ग्लोबल होने लग जाते हैं, और इसीलिए रोल ऑफ एमएनसी में दूसरे नंबर का पॉइंट है फॉरेन नेटवर्किंग, कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं और साथ ही साथ एक्सेस मिलता है फॉरेन मार्केट्स का। इसके अलावा ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी देती है दोस्तों। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है इनडायरेक्ट वे में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आई से बढ़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होता है। सिर्फ खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट जो देश होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बून है। खुद से अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं उतना अच्छा, तो बाहर से जो कंपनी आएगी वो उसमें मदद करती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बूस्ट होता है। नई नई हैवी इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं, जिसके जरिए आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पहिया कमजोर था वो भी पटरी पे आने लग जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो whenever a new company enters your host country from outside your country, तो वो टाइम पे आप उन्हें कई सुविधाएं देते हैं। यू आर बाइंडेड टू गिव देम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, अच्छे रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, कम्युनिकेशन हो, ये सारी सुविधाएं आपकी सरकार इनको देती है, वो भी सब्सिडीज के साथ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं, ये आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज लेकर आ रहे हैं, बहुत सारे डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो आपका फर्ज है कि उन्हें आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी लाते हैं, जैसे जापान अपने को बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो हम बुलेट ट्रेन उनकी मदद से बना रहे हैं, उनके पैसे से बना रहे हैं, समवेयर और दी अदर 1% पे लोन दिया है जापान ने, तो टेक्नोलॉजी भी उनकी हमें मिल जाती है और ये एमएनसी का बड़ा फायदा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन, वहां की टेक्नोलॉजी अपने को मिलती है, अपनी टेक्नोलॉजी उनको मिलती है, टेक्नोलॉजी का मिश्रण होता है और कॉम्बिनेशन से नए इनोवेटिव आइडियाज और क्रिएटिव चीजें हो पाती है। आखिर में हाइयर इनकम, देश की इनकम बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है एमएनसीज की वजह से। हम देखते हैं हमारे देश में बहुत सारे बीपीओज और कॉल सेंटर्स ओपन हुए हैं, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी ने अपने सब्सिडरी, अपने ब्रांचेस यहाँ खोले। इससे हमारा जो पगार का लेवल है वो बढ़ा है। पहले आमतौर पर 90s के अंदर तो यूजुअली एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का पगार 7 से 8 हजार ही होता था, और 7 से 8 हजार बहुत माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम 95 2000 वाले एरा में आए और हमने देखा बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी की वजह से आने लगी, तो उसके बाद डायरेक्टली ये कॉल सेंटर्स में 15,000 एक एवरेज पगार हो गया। मतलब पहला पगार यानी इनिशियली 15,000 तो मिलता ही है, ये एक नॉर्म बन गया और आज की तारीख में वो और बड़ा है, अभी 20,000 मतलब नॉर्मल हो चुका है। तो धीरे धीरे ये सैलरीज हमारी हाइयर इनकम की ओर बढ़ी हैं बिकॉज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। आज आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम पे जाओ, ऑन एन एवरेज आपको 15 से 20,000 वो ऑफर करते ही हैं। तो दिस लीड्स टू हाइयर इनकम एज वेल एज हाइयर प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी एमएनसीज की वजह से इंक्रीज हुआ है, हाइयर हुआ है। लास्टली रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कहीं ना कहीं जो एक ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है गरीबी से जुड़ा हुआ, वो रिड्यूस होता है
पोवर्टी को दूर भगाना भी एमएनसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। कहीं ना कहीं एमएनसी में काम करके आप पैसे कमाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप गरीब कैसे रहेंगे? कहीं ना कहीं आपको नौकरियां मिलती हैं और इस वजह से आपकी पोवर्टी जो है वो कम हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर के 10 पॉइंट का आंसर है, रोल ऑफ एमएनसी फिट एचआर। ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन है नहीं, पॉइंटर्स के अंदर दो दो तीन तीन लाइंस आपको लिखनी है और शॉर्ट नोट्स में आया तो मिश्रण करके भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, एफडीआई ये जो रोल ऑफ एमएनसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहता है कि यार द टॉप 100 टीएनसीज यानी ट्रांसनेशनल कंपनीज जो होती हैं, ये कंट्रोल करती हैं अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी ज्यादातर ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये जो मल्टीनेशनल्स हैं, ये जो ट्रांसनेशनल है, ट्रांसनेशनल भी बोलते हैं इसको क्योंकि अलग अलग नेशंस में होती हैं, तो ये जो कंपनियां हैं ये 1/3 ऑफ वर्ल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पूरी दुनिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका 1/3 हिस्सा ये एमएनसी से आता है। मोर देन 40% ऑफ एमएनसीज assets are located outside their home countries। जैसे इंडिया की कंपनी है टाटा, लेकिन सिर्फ इंडिया में तो नहीं है, बहुत सारे दूसरे देशों में भी है। तो ऐसा एनालिसिस है कि यार कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनका खुद के कंट्री से ज्यादा 40% तक का उनका एसेट जो होता है वो बाहर के देशों में होता है, और ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ही तो है। MNCs provide investment that does not have to be financed by local savings which can be used for building other assets in the country। यानी वही पैसा दूसरे देशों में एसेट्स बिल्ड करने में इन्हें हेल्प करता है और इससे ही एफडीआई जनरेट होती है। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट समझा होगा। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करूं तो फॉरेन नेटवर्किंग एंड एक्सेस टू फॉरेन मार्केट। तो जैसा मैंने बोला यार कि यार ये मार्केट में नेटवर्क कनेक्शंस कॉन्टैक्ट बनाने में मदद करते हैं। एमएनसीज आपको दूसरे देशों का मार्केट खोल करके दे देती हैं और इसीलिए एमएनसीज एनेबल फॉरेन नेटवर्किंग बाय लिंकिंग द लोकल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी के दरवाजे खुल से जाते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी से आप मिल जाते हैं इन वेज दैट वुड बी हार्ड टू अकम्प्लिश बाय फर्म्स ऑफ प्योरली लोकल ओरिजिन। बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन एमएनसीज के लिए काफी आसान है अपने दरवाजे खोल करके दुनिया भर को अपना मार्केट बना लेना। इसके अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, जैसा मैंने कहा कि यार डेवलपिंग कंट्री के लिए तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात है। टीएनसीज आल्सो कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू बैकवर्ड लिंकेजेस, जैसे रॉ मटेरियल उनसे खरीदना, वहां रोजगार देते हैं, पार्ट्स और कंपोनेंट्स देना सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, ये भी एक एक्सटर्नल सप्लायर की तरह काम होता है, तो यहां से भी नौकरियां मिलती हैं। तो एक इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट का काम भी डेवलपिंग कंट्रीज का एमएनसीज कर लेती हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसा मैंने कहा ना, खेती बाड़ी तो चलती रहेगी, लेकिन यार इंडस्ट्रीज का प्रगति करना भी बहुत जरूरी है। मेनी स्मॉल कंट्रीज कुड बी सेड टू हैव बिगन इंडस्ट्रियलाइजेशन विद एमएनसीज इन्वेस्टमेंट। तो ये एमएनसीज के पैसों से, उनके इन्वेस्टमेंट से आसान हो पाता है, बहुत अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन में निवेश किया जा सकता है। टिपिकली सच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिगिंस विद द असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स इंपोर्टेड फ्रॉम द सोर्स कंट्री। मतलब छोटे लेवल पर ही सही, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू तो हो ही जाता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, दे फिल इन द इन्वेस्टमेंट गैप फॉर मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पैसा आपके पास नहीं है वो बाहर से आपको मिलता है और आप इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना जो कमियां हैं वो पूरा कर सकते हैं और गैप को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बताऊं टेक्नोलॉजी की बात, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में यही कहा गया है दैट कैपिटल जो आता है एमएनसी से विद अप टू डेट टेक्नोलॉजी व्हिच शुड बी हार्ड टू डेवलप डोमेस्टिकली, हम उसे शायद उतना डेवलप नहीं कर पाते जितना हमें एमएनसीज आसानी से वो करवा के देती हैं, प्रोवाइड कर लेती हैं। बिसाइड्स द टेक्नोलॉजी मे नॉट बी कमर्शियली वायबल और अवेलेबल आल्सो, हमारे लिए वो कमर्शियली उतना महंगा है कि हम नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन एमएनसी आई है तो साथ में टेक्नोलॉजी लाई है, समझ रहे हो। और इसीलिए टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन भी होता है। Many MNCs may also provide technology diffusion through labor turnover as domestic employees move from foreign to domestic firms। तो इससे तो यार डिफ्यूजन भी होता है, हमारी टेक्नोलॉजी वहां, वहां की टेक्नोलॉजी यहाँ, और हमारे एम्प्लॉय जो वहां पे काम करने जा रहे हैं वो भी सीख कर बहुत कुछ आते हैं, स्किल्ड अप होकर के वहां से आते हैं। इसके बाद हायर इनकम, तो जैसा मैंने कहा पेइंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है एमएनसीज के आने से और इसकी वजह से हाई पेइंग जॉब्स मिलते हैं। हमारे लोगों को अच्छी नौकरियां मिलती हैं, अच्छे दाम पर, अच्छी सैलरी पर नौकरियां मिल जाती हैं, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। आखिर में हायर प्रोडक्टिविटी, तो फर्म्स विद फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन
have been found to exhibit much higher levels of productivity। यानी ये देखा गया है कि एमएनसीज के आने की वजह से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है, स्पीड अप होता है प्रोडक्शन, फास्ट पेस्ड होता है प्रोडक्शन और मच हायर लेवल की प्रोडक्टिविटी हासिल होती है। आखिरी में रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी जो यूएन का भी गोल है और वही यहाँ पर बताया गया कि यार कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं। यूएन का मिशन है कि कंट्रीज आर एनकरेज टू कोऑपरेट विद ईच अदर, एक दूसरे से हमें व्यापारिक संबंध बनाने हैं, आर्थिक संबंध बनाने हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट को भूल जाना है। इंडिया चाइना यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों। इंडिया चाइना में बहुत प्रॉब्लम्स है, इंडिया पाकिस्तान से भी इंडिया चाइना का प्रॉब्लम है, लेकिन कभी उठ के बाहर नहीं आ पाता। उतना ज्यादा हम इसे एग्रीवेट नहीं करते क्योंकि हमें भी पता है कि चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेड पार्टनर है और चाइना को भी पता है कि इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है उसके लिए, उसके प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो भी डायरेक्टली हमसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। बातचीत करके जो है वो कई बार मामले सॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तान से ऐसा नहीं है, वहां पे हम दो चमाट भी मार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उतना आर्थिक व्यवहार अब बचा नहीं है पाकिस्तान के साथ, लेकिन चाइना के साथ वी आर डीलिंग इन ट्रेड एंड दैट इज व्हाई रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी एमएनसीज की वजह से होता है। बहुत सारी कंपनियां उनकी यहाँ हैं, हमारी वहां है चाइना में, और इस वजह से दोस्तों रिडक्शन होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का भी और गरीबी भी दूर हो जाती है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, ये एक बड़ा फायदा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी 10 के 10 पॉइंट्स इस तरह से समझ आ गए होंगे। नोट डाउन कीजिएगा, लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।